हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे WTO एंड इट्स एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर कि रियल में WTO जो ऑर्गेनाइजेशन है एटलीस्ट उसने एग्रीकल्चर को लेकर के बहुत ज़्यादा पावरफुल और एग्रीमेंट प्रिपेयर कर रखे हैं। तो उन एग्रीमेंट्स का एटलीस्ट इंडियन एग्रीकल्चर पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है या एग्रीकल्चर ऑन एग्रीमेंट का इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट शो हो रहा है, एटलीस्ट उसको देखेंगे। उसके डिफरेंट ये जो है इस स्टडी को करने के स्टेप्स इस स्टाइल से होंगे कि हम पर्टिकुलर कब क्या क्या चीज़ें देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शंस, then the AOA, then the full form of AOA means एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। WTO के थ्रू AOA प्रिपेयर किया गया था। जब WTO 1995 में फोर्स में आया था तो उसने डिफरेंट सेक्टर्स के लिए एग्रीमेंट प्रिपेयर किए गए थे। उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का जो एग्रीमेंट था एटलीस्ट वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट था। देन द AOA फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ फाइनल एक्ट ऑफ द उर्गे राउंड्स। जो उर्गे में जो फाइनल राउंड हुआ था एटलीस्ट ये वहाँ डिसाइड किया गया था एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस जो प्रिपेयर किए गए थे और उनके जो फाइनल एक्ट जो निकल करके आए थे वो उर्गे राउंड के दौरान ही आए थे। उर्गे में जो राउंड हुआ था WTO का उस दौरान इट वाज साइंड बाय द मेंबर कंट्रीज़ एंड जो भी मेंबर कंट्रीज़ एटलीस्ट उर्गे राउंड में प्रेजेंट थी उन सभी मेंबर कंट्रीज़ ने इसको अप्रैल 1994 में जो मोरक्को में जो हुआ था एग्रीमेंट, वहाँ पर ऑलमोस्ट मेंबर कंट्रीज़ ने इसको साइन भी कर दिया था। साइन करने का मतलब होता है कि इस एग्रीमेंट्स की जो भी कंडीशंस फिक्स थी एटलीस्ट उस कंडीशंस को मेंबर कंट्रीज़ ने एक्सेप्ट कर लिया था एंड इट केम इनटू द फोर्स इन 1 जनवरी 1995 एंड 1995 से व्हेन WTO वाज एस्टेब्लिश्ड द AO वाज आल्सो अप्रूव्ड बाय इट। उर्गे राउंड एग्रीमेंट साउंड टू ब्रिंग ऑर्डर्स। ऑलमोस्ट जो उर्गे राउंड एग्रीमेंट था ये कुछ एग्रीमेंट्स को लेकर के, फेयर कंपटीशंस को लेकर के टू द हाईली डिस्टोर्ड सेक्टर्स। ऑलमोस्ट जो बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे थे आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गए थे, एटलीस्ट फुली जो है फिनिश्ड हो गए थे, तो उन में वापस जो है एक फेयर कंपटीशन इंक्रीज करना उसके लिए इसको इस्टेब्लिश किया था। एंड बाय एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फेयर एंड मार्केट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर ट्रेडिंग सेंटर ऑलमोस्ट इन कंट्रीज़ का जो कंट्री टोटली डिस्ट्रॉय हो गई है उन कंट्रीज़ में एक मार्केट ओरिएंटेड जो है एग्रीकल्चर ट्रेडिंग सेक्टर डेवलप्ड हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का वहाँ ट्रेड हो, एटलीस्ट उसको सपोर्ट करने के लिए इन एग्रीमेंट को फॉर्मुलेट किया गया। What is the root causes of destructions? एटलीस्ट इस डिस्ट्रक्शंस के रूट कॉजेज कौन कौन से थे कि एटलीस्ट इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस क्यों क्रिएट हुआ। देन मैसिव डोमेस्टिक सब्सिडीज़ गिवन बाय द इंडस्ट्रियल कंट्रीज़। ऑलमोस्ट जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ है, डेवलप्ड इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ है, वो मैसिव डोमेस्टिक सब्सिडीज़ गिवन टू देयर एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर मैनी ईयर्स। तो वो ये जो डिस्ट्रक्शंस क्रिएट हुआ, गैप क्रिएट हुआ डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ में, तो उसके पीछे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो था वो ये था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी उन डेवलप्ड कंट्रीज़ ने अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बहुत एक्सेस में सब्सिडीज़ दे करके सपोर्ट करने की कोशिश की। दिस इज़ टर्न लीड टू एक्सेसिव प्रोडक्शंस। और इतनी एक्सेस में सब्सिडी देने के बिहाफ पे वहाँ पर जो कंडीशंस क्रिएट हो गई डेवलप्ड कंट्री में वो कंडीशन हो गई एक्सेसिव प्रोडक्शन का, कि वहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर का भी प्रोडक्शन हाई क्वांटिटी में होने लगा और इंडस्ट्रियल सेक्टर का प्रोडक्शन भी हाई क्वांटिटी में होना। वाई? बिकॉज दीज कंट्रीज़ आर प्रोवाइड सब्सिडीज़ एट रैपिड रेट। ऑलमोस्ट वो अपने प्रोडक्ट का बहुत परसेंट पार्ट तो एटलीस्ट एज ए सब्सिडीज़ प्रोवाइड करने लग गया, तो वहाँ पर सभी लोग उसी ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व होने लगे और उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ कि वहाँ एक्सेसिव प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। डंपिंग इन इंटरनेशनल मार्केट, देन दीज कंट्रीज़ फॉलो द पॉलिसीज़ ऑफ डंपिंग। अब जब यहाँ पर एक्सेस में प्रोडक्शन हो गया तो इन कंट्रीज़ ने डंपिंग की पॉलिसी को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। डंपिंग की पॉलिसी को फॉलो करने के पीछे एक रीज़न था कि जब एक्सेसिव प्रोडक्शन है तो उस प्रोडक्शन को इंटरनेशनल मार्केट में ले जा करके किस स्टाइल से सेल करना है, तो उसको सेल करने के लिए कॉस्ट को रिडक्शन करना पड़ेगा और जब कॉस्ट को रिड्यूस किया जाता था तभी उन मार्केट में उस
प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होती थी। सो दीज टाइप्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज अडप्ट द पॉलिसी ऑफ डंपिंग। उन्होंने डंपिंग की पॉलिसी को अडप्ट दिया, अपनी कंट्री में प्रोडक्शन हाई करके, एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करके, फार्मर को सब प्रमोट करके सब्सिडी दे दी। अब जब उनको सब्सिडी मिल गई तो उनको प्राइस की कोई चिंता ही नहीं है, इसलिए फार्मर अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में ले जा करके बहुत लोअर कॉस्ट पर सेल करने लगा। एज वेल एज इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शन, अब इन कंट्रीज़ में इम्पोर्ट का रेस्ट्रिक्शन लग दिया। कीप आउट ऑफ द फॉरेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट, कि इन कंट्रीज़ में जहाँ एक्सेसिव प्रोडक्शन था, इन कंट्री ने अपने कंट्री पर इम्पोर्ट की बाउंडेशन लगा दी कि वहाँ पर इम्पोर्ट के लिए डोर्स जो है वो ओपन नहीं होंगे, क्लॉज इकोनॉमी कन्वर्ट हो गई, अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में बहुत लोअर प्राइस पर सेल करने लग गए और इनसाइड द कंट्री बाउंडेशंस क्रिएट हो गई। तो जब बाउंडेशन हो गई, इम्पोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन लग गई, तो अदर कंट्री का जो बेटर प्रोडक्ट है एटलीस्ट वो सेल होने के लिए इनसाइड द कंट्री नहीं आ, जो है उस पर बाउंडेशन लग गई और वो अब अंदर नहीं आ सकता। देन हैंस टू स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फेयर एग्री ट्रेड टू बी, तो ऑलमोस्ट एक बेटर जो है एक इस स्टाइल का फेयर एग्रीमेंट जो है ट्रेड को वो स्टार्ट करने के लिए WTO ने कुछ पॉइंट्स बनाए। स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए फेयर एग्री ट्रेड हैज़ टू बी, तो अब ये कंपलसरी हो गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स के ट्रेड को फेयर तरीके से प्रमोट करना। रिडक्शन ऑफ डोमेस्टिक सब्सिडीज़, तो सबसे फर्स्ट हो गया कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो इतनी हाई रेट से जो सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है एग्रीकल्चर सेक्टर्स को, एटलीस्ट उनको अपनी सब्सिडी को रिड्यूस करना ही पड़ेगा। रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ सब्सिडीज़ ऑन एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए सबसे पहले प्रोडक्शन पे सब्सिडी दी जा रही है, देन एक्सपोर्ट पे आप उसको सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रहे हो तो सब्सिडी को भी रिड्यूस करना पड़ेगा। मिनिमम मार्केट एसेस अपॉर्चुनिटीज़, और ऑलमोस्ट ये कंट्री अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं करेगी एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स फॉर वर्ल्ड वाइड, कि वर्ल्ड वाइड जो है वो मिनिमम कर देगी मार्केट एसेसिंग अपॉर्चुनिटी को अपने सेक्टर्स के प्रोड्यूसर्स को। Silent feature. Then what are the silent feature of AOA? The AOA contain provision in the following three broad areas. Almost AOA WTO ने जो प्रिपेयर किया गया था उसके जो मेन प्रोविजंस थे उनको 3 कैटेगरी या 3 एरिया में जो है वो डिवाइड किया गया फॉर एग्रीकल्चर एंड ट्रेड पॉलिसी, इन द सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड इन द सेक्टर ऑफ ट्रेड। फर्स्ट मार्केट एसेस, सेकेंड डोमेस्टिक सब्सिडीज़ और डोमेस्टिक सपोर्ट, एंड थर्ड एक्सपोर्ट सपोर्ट। ऑलमोस्ट हर मेंबर कंट्री अपने एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को जो प्रमोट करती थी तो प्रमोशंस के 3 ही क्राइटेरिया होते थे। सबसे पहले वो अपने प्रोडक्ट की मार्केट एसेस को इजी कर देती थी कि कहाँ पर ले जा कर के प्रोडक्ट को सेल करना है। सेकंड डोमेस्टिक सब्सिडी प्रोवाइड करती थी, तो डोमेस्टिक सब्सिडी के बिहाफ पे भी प्रोडक्ट बहुत चीपर हो जाता था। और थर्ड जो था एक्सपोर्ट सब्सिडी प्रोवाइड करते थे जिससे वो एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोड्यूसर्स प्रमोट हो पाते थे। देन व्हाट इज़ मार्केट एसेस एंड ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट एसेस। ऑन मार्केट एसेस द एग्रीमेंट हैज़ 2 बेसिक एलिमेंट। मार्केट एसेस में ऑलमोस्ट जो एग्रीमेंट प्रिपेयर किया गया उसके 2 बेस थे। फर्स्ट है टेरिफिकेशन ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल टेरिफिकेशन, इट मीन्स टैरिफ होगा of non-tariff barriers but there is no tariff barriers। tariff barriers नहीं होंगे but tarification होगा। quantitative restrictions, almost quantitative restrictions import कर सकते हैं कि इतने जो है इतनी क्वांटिटी के बाद आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर आपके बाउंडेशन रहेगी। एंड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट लाइसेंसिंग, इट मे बी पॉसिबल कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट लाइसेंसिंग प्रोवाइड कर करके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। आर टू बी रिप्लेस्ड बाय टैरिफ्स, तो इनको रिप्लेस्ड कर दिया गया टैरिफ की जगह। आर टू बी रिप्लेस्ड बाय टैरिफ, ये सब टैरिफ के द्वारा रिप्लेस्ड कर दी गई टू प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, बट जो प्रोटेक्शन थी वो बिल्कुल सेम लेवल की थी। तो फर्स्ट टेरिफिकेशन हो गया ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स, बट टैरिफ बैरियर्स यहाँ पर नहीं लगाए गए। क्वांटिटेटिव जो रेस्ट्रिक्शन थे, इंपोर्ट और इंपोर्ट लाइसेंसिंग था, ये सब रिप्लेस्ड हो गए टैरिफ्स के द्वारा। टैरिफ्स टू बी रिड्यूस बाय ए सिंपल
एवरेज ऑफ 36% ओवर 6 ईयर्स। ऑलमोस्ट जो डेवलप्ड कंट्री है उन डेवलप्ड कंट्री को अपने टैरिफ को रिड्यूस करना है 36% तक इन 6 ईयर। 6 ईयर में वो अपने टैरिफ को 36% तक रिड्यूस कर सकती है। एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए टाइम पीरियड थोड़ा हाई रखा गया, 10 ईयर्स का टाइम पीरियड दिया गया, बट रिडक्शन ओनली 24 ईयर था। इट मीन्स डेवलपिंग कंट्रीज़ को 36% रिड्यूस करना है बट ओनली इन 6 ईयर, बट डेवलपिंग कंट्रीज़ को 24% तक के रिड्यूस करना है एंड इन 10 ईयर्स, उनको 10 ईयर्स का टाइम दिया गया। द ओनली कमिटमेंट इंडिया हैज़ अंडरटेकन टू बाइंड इट्स टैरिफ्स। इंडिया के लिए जो कमिटमेंट था, जो प्रोविजंस थे, जो प्रतिबद्धताएं थी, जो बाउंडेशंस थी, वो इस प्रकार के प्राइमरी गुड्स पर 100% है, प्रोसीड फूड्स पर 150% है एंड एडिबल ऑयल पर दिस परसेंटेज इज 300% तक का जो है वो रखा गया था। द सेकेंड एलिमेंट रिलेटेड टू द मिनिमम लेवल ऑफ इम्पोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ द मेंबर कंट्रीज। ऑलमोस्ट सेकेंड प्रोविज़न WTO का ये था कि ईच एंड एवरी मेंबर कंट्रीज़ पर कुछ इंपोर्ट की बाउंडेशन थी कि उसको कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। शेयर ऑफ डोमेस्टिक कंजम्पशंस, जो भी उसका जो कंट्री का डोमेस्टिक कंजम्पशंस का लेवल है एटलीस्ट उसका सर्टेन % जो है वो मेंबर कंट्रीज़ को इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। दिस इज़ द अनदर बाउंडेशंस ऑफ WTO। AOA का अनदर प्रोविज़न था कि ये हमारे पर मिनिमम लेवल ऑफ इंपोर्ट की जो थी वो बाउंडेशन कंटिन्यूस रही। कंट्रीज़ आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन करंट लेवल ऑफ एसेस फॉर ईच इंडिविजुअल प्रोडक्ट। ऑलमोस्ट कंट्री पर यह बाउंडेशन थी कि उनको अपना जो मेंटेन करना पड़ेगा करंट लेवल इन 1886 और 1888 के अकॉर्डिंग टू ईच एंड इंडिविजुअल प्रोडक्ट। हर इंडिविजुअल प्रोडक्ट का जो भी रिक्वायर्ड एरी वो है आपके पैरामीटर्स, आपको उन लेवल को मेंटेन करना ही पड़ेगा। वेयर द करंट लेवल ऑफ इम्पोर्ट इज़ नेग्लिजिबल, और जो इम्पोर्ट का जो लेवल था वो बिल्कुल नेग्लिजिबल था, नहीं के बराबर था। मिनिमम एसेट शुड बी नॉट लेस देन 3% ऑफ डोमेस्टिक कंजम्पशन। ऑलमोस्ट हमारा जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है उसका 3% तक की हमारे पर इंपोर्ट की बाउंडेशन थी WTO के इस प्रोविज़न के अकॉर्डिंग। द मिनिमम लेवल इज़ टू राइज बाय 5%। अब इस मिनिमम लेवल को 3 से लेकर के उसको 5% तक का जो इंक्रीज़ कर दिया गया बाय द ईयर 2000, इसको 2000 तक, पहले जो बाउंडेशन इंपोर्ट की 3% थी वो इन रिसेंट टाइम 5% हो गई इन केस ऑफ डेवलप्ड कंट्री, बट फॉर डेवलप्ड कंट्री के लिए 2000 तक, और इन डेवलपिंग कंट्रीज़ इट इज़ स्टार्टेड फ्रॉम 2004। डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए इसकी जो बाउंडेशन थी वो 2004 तक कर दी गई। सेकेंड आता है डोमेस्टिक सपोर्ट। Provision of the agreement regarding domestic support have 2 main objectives. Then next जो provision WTO का AO agreement के according था वो था रिगार्डिंग डोमेस्टिक सपोर्ट, कि आप कितना इनसाइड द कंट्री अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को और अपने डोमेस्टिक सेक्टर, अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करते हो। टू आइडेंटिफाई एक्सेप्टेबल मेजर्स दैट सपोर्ट फार्मर। फर्स्ट ऑफ ऑल हर मेंबर कंट्रीज़ को ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एक्सेप्टेबल मेजर्स, कि वो कौन कौन से मेजर्स को अडॉप्ट कर रही है फॉर द सपोर्ट ऑफ फार्मर, कि वो इस स्टाइल से इनसाइड द कंट्री एग्रीकल्चर और फार्मर को सपोर्ट करेगी। एटलीस्ट उसके लिए उसने कौन से मेजर्स को अडॉप्ट करना है उन मेजर्स को उनको पहले से ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा। टू डिने अनएक्सेप्टेबल, एटलीस्ट जो अनएक्सेप्टेबल है आपको वो डिने करना पड़ेगा, उनके लिए आपको मना कर दिया जाएगा, अनएक्सेप्टेबल प्रोविज़न एक्सेप्ट नहीं होंगे। ट्रेड डिस्टोरिंग सपोर्ट ऑफ द फार्मर, जो ट्रेड को डिस्टॉर्ड करे, ट्रेड को अल्ट्रेड करे, ट्रेड को जो है फिनिश्ड करे, ऐसे सपोर्ट आप अडॉप्ट नहीं करोगे। दीज प्रोविज़न आर एम्ड लार्जली एट द डेवलप्ड कंट्री। अब ये जो प्रोविज़न्स थे उनका एम था लार्जली एट द डेवलप्ड कंट्रीज़
where the level of domestic agriculture support have rise extremely high। क्योंकि उन कंट्रीज़ ने डेवलप्ड कंट्रीज़ ने अपने डोमेस्टिक एग्रीकल्चर को इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक सपोर्ट कर रखा था, तो एटलीस्ट उस सपोर्ट पर कंट्रोल लगाना, उसको रिड्यूस करना एसेंशियल हो गया था। इस वजह से इन प्रोविज़न को इम्पोज करने का जो मेन एम था वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के थ्रू जो ज़्यादा सपोर्ट दिया जा रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर्स को, एटलीस्ट उस पर कंट्रोल रखना। ऑल डोमेस्टिक सपोर्ट इज़ क्वान्टिफाई थ्रू द मैकेनिज्म। अब जितने भी डोमेस्टिक सपोर्ट इनसाइड द कंट्री मेंबर कंट्रीज़ अपने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल्स को प्रोवाइड कर रही है, एटलीस्ट उन सभी सपोर्ट को क्वांटिफाइड किया जाएगा। उन सभी सपोर्ट को एक जो है क्वांटिटी डिटर्मिनेट की जाएगी, एक स्टैंडर्ड लेवल तक की जो क्वांटिटी है वो WTO डिटर्मिनेट करेगा और उस जो मैकेनिज़्म को एडप्ट किया जाएगा, जिस मैकेनिज़्म के थ्रू ये सब क्वांटिफाइड किया जाएगा कि आप अपनी कंट्री में एग्रीकल्चर को किस स्टाइल से सपोर्ट कर रहे हो, तो उसके लिए एक एग्रीकल्चर मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट टेक्निक्स को एडप्ट किया गया है। अब उस टेक्निक में बहुत सी रेट्स है, बहुत से प्रोविजंस है, उनको एक्सप्लेन कर रखा है कि आप पर इतनी ही बाउंडेशन है, इससे ज़्यादा एक्सेस में आप अपनी कंट्री की एग्रीकल्चर को सपोर्ट नहीं कर सकती। AM is a means of quantify aggregate value of domestic support। Almost AMS जो है एक quantified द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक सपोर्ट है। ये एक एग्रीगेट वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक सपोर्ट है कि आपको अपनी कंट्री में एटलीस्ट उतना ही डोमेस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करना है, उतनी ही सब्सिडी देनी है ईच कैटेगरी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। और इसमें ईच कैटेगरी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की जो डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरीज है, कैश क्रॉप्स के लिए अलग है, अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग अलग है, तो ये एक फिक्स रेट जो है वो फिक्स कर दी गई है WTO के थ्रू, और उतनी ही जो है हमें सब्सिडीज़ प्रोवाइड करनी है फॉर ये डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए। ए कमिटमेंट मेड अप रिक्वायर 20% रिडक्शन इन टोटल AMS ऑफ फॉर डेवलप्ड कंट्रीज़ इन 6 ईयर। अब इसमें एक कमिटमेंट प्रिपेयर किया गया है कि डेवलप्ड कंट्री को इसको रिड्यूस करना पड़ेगा 20% तक और AMS के लेवल तक लाना पड़ेगा विदिन 6 ईयर। ड्यूरिंग 6 ईयर तक आपको इन सब को रिड्यूस कर करके 20% रिड्यूस करना पड़ेगा डेवलप्ड कंट्रीज़ को विद इन द 6 ईयर। एंड फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ जो प्रोविज़न रखा गया कि वो इस परसेंटेज को 13% तक रिड्यूस कर सकती है, एंड देयर इज़ नो रिडक्शन रिक्वायर्ड टू द लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। और जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है उनको इसमें किसी भी रिडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल WTO ने क्या है AMS टेक्निक्स जो है वो डेवलप्ड की। उस AMS टेक्निक्स में उसने फुली एक्सप्लेन किया है कि व्हाट आर द क्वांटिफाई मेजर्स ऑफ सब्सिडीज़ एंड सपोर्ट, और उस क्वांटिफाई सपोर्ट से डेवलप्ड कंट्री को 20% रिड्यूस करना है एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ को से 30% रिड्यूस करना है, बट लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए कोई बाउंडेशन उसमें डिटर्मिनेट नहीं की गई है। AMS कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। ऑलमोस्ट AMS में 2 पार्ट जो है वो लिए गए हैं। फर्स्ट है प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन सब्सिडीज़ एंड नॉन प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन सब्सिडीज़। ऑलमोस्ट AMS का जो डिटर्मिनेशन किया गया उसको 2 पार्ट में डाल दिया गया। पहला तो है प्रोडक्ट स्पेसिफिक सब्सिडीज़ की इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर इतनी ही सब्सिडीज़ होगी, और सेकंड जो कैटेगरी है इट इज़ नॉन प्रोडक्ट स्पेसिफिक सब्सिडीज़ कि वो किसी प्रोडक्ट विशेष के लिए वो सब्सिडीज़ डिटर्मिनेट नहीं की गई है। प्रोडक्ट स्पेसिफिक सब्सिडीज़ रेफर टू द लेवल ऑफ टोटल लेवल ऑफ सपोर्ट ऑफ ईच इंडिविजुअल एग्रीकल्चर कमोडिटीज़। तो जो स्पेसिफिक सब्सिडीज़ डिटर्मिनेट की गई है उसमें है टोटल लेवल ऑफ सपोर्ट कि आप टोटल कुल मिलाकर के कितना सपोर्ट कर सकते हो ईच इंडिविजुअल एग्रीकल्चर कमोडिटीज़। उसमें हर पर्टिकुलर कमोडिटीज़ के लिए एक रेट का डिटर्मिनेशन किया गया है, एसेंशियली सिग्निफाइड बाय द प्रोक्यूरमेंट प्राइस इन इंडियाज़। और ये जो है एसेंशियली सिग्निफाइड है
प्रोक्यूरमेंट प्राइस इन इंडिया, जो भी हमारे प्राइस है इंडिया में जो भी डिटर्मिनेट किए जाएंगे वो इसके हिसाब से होंगे। नॉन प्रोडक्ट स्पेसिफाइड सब्सिडीज रेफर टू द टोटल लेवल ऑफ सपोर्ट फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर। ये भी उतना ही है, वही टोटल सपोर्ट को है, वही एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए है एज ए होल सब्सिडी की। अब आप पूरा होल एग्रीकल्चर सेक्टर में आप क्या सब्सिडीज़ दे रहे हो ऑन इनपुट्स, जो भी एग्रीकल्चर के इनपुट्स यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल फर्टिलाइज़र, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, सीड्स और क्रेडिट एक्सेट्रा, तो ये उन सब्सिडी को इंक्लूड कर रहा है। देन नॉन प्रोडक्ट स्पेसिफिक सब्सिडीज़ आर रिलेटेड फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बट दिस आर सपोर्ट टू एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर को सपोर्ट करते हैं, इसके लिए इनकी इन रेट्स का डिटर्मिनेशन किया जाएगा। Then third point is related from export subsidies. Developed and developing countries also provide exporters export subsidies. The AO lists several types of subsidies to which reduction commitment applies. Then in the agreement of AO agreement, WTO lists सेवरल टाइप्स ऑफ सब्सिडीज़, वेरियस टाइप्स की सब्सिडीज़ को WTO ने एक्सप्लेन किया वेयर द रिडक्शन इज़ एसेंशियल्स। देन एक्सपोर्ट सेक्टर्स में डेवलप्ड कंट्री मैक्सिमम सब्सिडी प्रोवाइड कर रही थी, तो WTO ने एक ऐसी लिस्ट प्रिपेयर करी जहाँ पर कि रिडक्शंस एसेंशियल होता था। However, some subsidies are virtually non-existent in India, but these types of subsidies are really not available inside द कंट्री ऑफ इंडिया। इंडिया में इस स्टाइल्स की सब्सिडीज़ जो है वो रियल में अवेलेबल नहीं है। एज एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ डू नॉट गेट डायरेक्ट सब्सिडीज़ बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट डू नॉट प्रोवाइड डायरेक्ट सब्सिडी टू एक्सपोर्ट गुड्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर्स। तो इनसाइड द कंट्री इस स्टाइल की कोई भी लिस्ट जो है वो अवेलेबल नहीं है। Even exemptions of export profit from income tax under sections etc. But our government provide exemptions from tax. एक्सपोर्ट रिलेटेड जो भी प्रॉफिट जनरेट होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट के बिहाफ पे इनसाइड द कंट्री जो इनकम जनरेट होती है, देन दिस टाइप ऑफ इनकम इज़ एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स डिडक्शंस अंडर 80 HCC। ये हमारे एक सेक्शंस है, उस सेक्शंस के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर इनकम इज़ एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स एंड द इनकम टैक्स एक्ट इज़ नॉट अमॉन्ग द लिस्टेड सब्सिडीज़। और इनकम टैक्स की सब्सिडीज़ को हम उस लिस्टेड सब्सिडी में इंक्लूड नहीं किया गया है। नॉट दैट डेवलपिंग कंट्रीज़ आर फ्री टू प्रोवाइड 3 ऑफ लिस्टेड सब्सिडीज़ एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ ऑल्सो प्रोवाइड दीज 3 टाइप्स ऑफ सब्सिडीज़। WTO ने डेवलपिंग कंट्री को फ्री रखा है इस प्रकार की सब्सिडी को प्रोवाइड करने के लिए। देन रिडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग कोस्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रांसपोर्टेशंस पे है, उसके बाद है फ्राइट चार्जेस पर है। तो ये जो 3 टाइप्स की सब्सिडीज़ इंटरनल जो डेवलपिंग कंट्रीज़ प्रोवाइड करती है एक्सपोर्टर्स गुड्स को, कि किसी प्रकार का इंटरनल और इंटरनल ट्रांसपोर्टेशंस में करती है, फ्राइट चार्जेस में रिडक्शंस करती है, एक्सपोर्ट मार्केटिंग कोस्ट में अगर गवर्नमेंट हेल्प करती है, तो दीज आर फ्री फ्रॉम रिडक्शंस। देन प्रोडक्ट कवरेज, द एग्रीमेंट डिफाइंड एग्री प्रोडक्ट बाय रेफरेंस ऑफ 0 हार्मोनाइज्ड सिस्टम्स टू प्रोडक्ट क्लासिफिकेशंस। ऑलमोस्ट इस एग्रीमेंट में एग्रो प्रोडक्ट को रियल में डिफ़ाइन किया गया है कि किस स्टाइल से परस्पर कॉम्बिनेशन से और जो है एक सिस्टमेटिक प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन किया गया है कि किन किन प्रोडक्ट को मिला करके किस किस स्टाइल के प्रोडक्ट इनसाइड द कंट्री प्रिपेयर किए जाते हैं। द डेफिनेशंस कवर्स नॉट ओनली बेसिक एग्रीकल्चर गुड्स, ओनली दिस टाइप ऑफ जो डेफिनेशंस है वो दिस इज़ नॉट ओनली कवर द बेसिक एग्रीकल्चर गुड्स, जो बेसिक एग्रीकल्चर गुड्स है जैसे वीट, मिल्क, लाइव एनिमल्स, बट प्रोडक्ट ड्राइव फ्रॉम देम। ऑलमोस्ट ये उनको भी इंक्लूड करती है विच प्रोडक्ट ड्राइव फ्रॉम मिल्क, लाइव एनिमल्स एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल है ब्रेड, दिस इज प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ wheat, butter which is prepared from milk, other dairy product which is also prepared from milk, and meat which is prepared from animals, as well as proceed agriculture product such as chocolates,
और सस्केंस एक्सेट्रा। तो ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है इन सब का जो है एक डेफिनेशंस क्लियर दी गई है। द कवरेज इंक्लूड्स, और इस टाइप्स का जो कवरेज है प्रोडक्ट का कवरेज, इट इज़ एसेंशियल टू explain on wine, spirit, tobacco product, fibers, cotton, wool, silk, etc. raw material and skins जो भी लेदर्स होती है, प्रोडक्शंस, फिश एंड मीट्स, तो उन्हीं आर नॉट इंक्लूडेड। दीज टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट आर नॉट इंक्लूडेड। तो इस स्टाइल के प्रोडक्ट को इसमें इंक्लूड नहीं किया है प्रोडक्ट कवरेज में। इंक्लूड किया गया वाइन, स्पिरिट, टोबैको, फाइबर्स एंड रॉ मटेरियल ऑफ लेदर गुड्स। फिश एंड फिश प्रोडक्ट आर नॉट इंक्लूडेड। फिश और फिश प्रोडक्ट को इस स्टाइल के प्रोडक्ट कवरेज में इंक्लूड नहीं किया गया है। इम्प्लीमेंशंस पीरियड, अब ऑलमोस्ट इतने सारे प्रोविजंस WTO ने प्रिपेयर किया है AO की फील्ड में, तो उन सारे प्रोविजंस को इम्प्लीमेंटेशंस का टाइम पीरियड क्या होगा। एंड इट इज़ अगेन different for different types of countries. The implementations period for the country, a specific commitment of the 6 year of period from 1995. ऑलमोस्ट इस स्टाइल के इम्प्लीमेंटेशंस का जो पीरियड था इट इज़ 6 year अराउंड था। हाउएवर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैव फ्लेक्सिबिलिटी, बट डेवलपिंग कंट्रीज़ को कुछ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की गई है इन नॉर्म्स के इम्प्लीमेंट में, एंड देयर रिडक्शंस अदर कमिटमेंट ओवर द पीरियड अप टू 10 years। और 10 years में टोटल वो जितने भी प्रोविजंस AOA के हैं एटलीस्ट उन सभी प्रोविजंस का इम्प्लीमेंट कर देगा। इम्प्लीकेशन एग्रीमेंट्स, इम्प्लीकेशन ऑफ AO डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। ऑलमोस्ट ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि दिस टाइप ऑफ एग्रीमेंट आर फ्री फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। इंडियन एग्रीकल्चर इज करेक्टराइज्ड बाय द प्रोपेंडेंट मेजोरिटी ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। ऑलमोस्ट जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसकी एक स्पेशल जो है करेक्टरिस्टिक्स है, और इंडियन एग्रीकल्चर में ऑलमोस्ट जो पावरफुल रोल प्ले करता है वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर होता है, होल्डिंग देन लेस 2 hectares ऑफ लैंड। ऑलमोस्ट जो मैक्सिमम फार्मर्स होते हैं उन फार्मर्स के पास लेस देन 2 hectares की लैंड अवेलेबल होती है, एंड लेस देन 37 ऑफ लैंड इज अंडर एश्योर इरीगेशन सिस्टम्स, और ऑलमोस्ट लेस देन 35% ऑफ लैंड पर इरीगेशन फैसिलिटी अवेलेबल होती है। तो ऑलमोस्ट लेस देन फार्मर्स जो है, मैक्सिमम जो फार्मर्स है उनकी जो लैंड होल्डिंग कैपेसिटी इट इज़ लेस देन 2 hectares है, और लेस देन 35% लैंड इज इरीगेटेड लैंड है। फॉर द लार्ज मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स, ऑलमोस्ट जो इन इरीगेटेड लैंड है वो लार्ज मेजोरिटी ऑफ फार्मर के पास है। द गेंस फ्रॉम एप्लीकेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर नॉट येट रियलाइज्ड, और किसी स्टाइल्स का गेंस जो है साइंस और टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे यहाँ इतना अडेप्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि एडप्शंस ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत लोअर क्वांटिटी में है। इम्प्लीकेशन ऑफ द AO for India should thus get from the impact it will on the followings। तो ऑलमोस्ट जो इंडियन इकोनॉमी है उस पर इस स्टाइल्स के किस स्टाइल का जो भी इम्पोज किया गया है उनका should thus get from the impact it will have on the followings। तो ऑलमोस्ट किस स्टाइल्स के जो है इम्पैक्ट पड़े हैं उनको इस स्टाइल से हम मेजरमेंट करने की कोशिश करते हैं। वेदर द एग्रीमेंट हैज़ ओपन up market and facilitate export of our product। it may be possible कि इस एग्रीमेंट के बिहाफ पे इंडियन प्रोडक्ट के लिए मार्केट ओपन हो जाएंगे, और विच आर प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऑल्सो। वेदर वी वुड बी एबल टू कंटिन्यू विथ आवर डोमेस्टिक पॉलिसीज एम्ड, ऑलमोस्ट हम हमारी जो डोमेस्टिक पॉलिसी के जो भी बेसिक एम्स हमारी गवर्नमेंट के थ्रू डिटर्मिनेट किए जाते हैं, एटलीस्ट वी आर एबल to achieve them in continuous process, and improving infrastructure facilities inside the country, infrastructure facility का improvement होगा, and provision of input and subsidized prices, और ऑलमोस्ट जो भी हम इनपुट्स यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में एटलीस्ट वो हमें बहुत कंसेशनल रेट पर अवेलेबल होंगे फॉर अचीव टू इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के टारगेट को अचीव करने के लिए ये एसेंशियल होगा। इम्प्लीकेशन शॉर्ट पीरियड्स, द शेयर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड एक्सपोर्ट ऑफ फूड रिमेंड 44%।
ऑलमोस्ट जो डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो शेयर है वर्ल्ड के एक्सपोर्ट में इट इज़ 44% है। रॉ मटेरियल इंक्रीज इनसिग्निफिकेंटली फ्रॉम 32%। ऑलमोस्ट रॉ मटेरियल का जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है इट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज फ्रॉम 32% टू 34% तक इसमें जो है वो इंक्रीज हो गया है। द एवरेज ग्रोथ ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इंपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंक्रीज जस्ट बाय 1%। और डेवलप्ड कंट्रीज़ के जो इम्पोर्ट है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के इट इज़ इंक्रीज जस्ट बाय 1% से इंक्रीज हुए हैं एग्रीकल्चर कंट्रीज़ के इंपोर्ट को। इंडिया शेयर इन टोटल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फ्रॉम डेवलपिंग एशिया इज़ 8%। ऑलमोस्ट इंडियन एक कंट्री के थ्रू जो एक्सपोर्ट किया जाता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का इट इज़ ओनली 8%, चाइना 19%, थाईलैंड 17%, मलेशिया 14% एंड इंडोनेशिया 10%। देन इंडियन इकोनॉमी का जो पार्टिसिपेशन है एक्सपोर्ट में वो बहुत ही लोअर कैटेगरी का है, ओनली 8% जो है वो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। रिगार्डिंग फ्रीडम टू परसुएड आवर डोमेस्टिक पॉलिसीज़, ऑलमोस्ट हमें हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने के लिए फ्रीडम प्रोवाइड की गई है। इट इज़ क्वाइट एविडेंट दैट इन द शॉर्ट टर्म इंडिया विल नॉट बी अफेक्टेड बाय WTO AO एग्रीमेंट। ऑलमोस्ट अगर हम शॉर्ट टर्म के मेज़रमेंट को ले तो WTO की AO पॉलिसी या AO एग्रीमेंट का हमारी इकोनॉमी पर इस स्टाइल्स का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट शो नहीं होता है। हमारी जो है पॉलिसी वो इतनी ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होती है। इंडिया हैज़ बीन मेंटेनिंग QRS ऑन इम्पोर्ट ऑफ 82.5 एग्रो प्रोडक्ट। ऑलमोस्ट इंडियन गवर्नमेंट ने मेंटेन किया है अपना इंपोर्ट करने का जो कोटा रेस्ट्रिक्शंस है वो 825 एग्रो प्रोडक्ट का ऑन 1997 में। QRR प्रपोज टू बी एलिमिनेटेड विद ऑल ओवर द टाइम फ्रेम ऑफ 6 ईयर और ऑलमोस्ट 6 ईयर में इसको टोटली एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ये है इसका। द ट्रेड पॉलिसी हैज़ रिमूव्ड ऑलमोस्ट जो भी रिस्ट्रिक्शंस थे कोटा से रिस्ट्रिक्शंस वो रिमूव्ड कर लिए गए ट्रेड पॉलिसी। इन इंडिया प्रेजेंट MSSP प्रोवाइड कमोडिटीज़ इज़ लेस देन फिक्स्ड एक्सटर्नल रेफरेंस प्राइस डिटरमाइंड अंडर द एग्रीमेंट। ऑलमोस्ट इंडियन जो है हमारा ट्रेड है उसमें जो कमोडिटीज़ के प्राइस जो फिक्स किए गए हैं कमोडिटीज़ इज़ लेस देन द फिक्स्ड एक्सटर्नल रेफरेंसेस प्राइस। ऑलमोस्ट वो जो हमारा एक्सटर्नल रेफरेंसेस प्राइस होता है उससे भी अंडर डिटर्मिनेट किए गए हैं। देयरफॉर AMS इज़ नेगेटिव। हमारा जो AMS है एटलीस्ट एग्रीमेंट मेजर्स सपोर्ट वो ऑलमोस्ट नेगेटिव है। देयरफॉर वी वुड इंक्रीज द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक सपोर्ट अप टू 10%। हम हमारे प्रोडक्ट को एटलीस्ट अप टू 10% तक इंक्रीज कर सकते हैं। इम्प्लीकेशंस ऑन लॉन्ग टर्म के इम्प्लीकेशंस किस स्टाइल के होंगे इस एग्रीमेंट के। टू एन्जॉय द गेन फ्रॉम एप्लीकेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इट विल बी रिक्वायर्ड कि हमें साइंस और टेक्नोलॉजी को अपडेट करना चाहिए, न्यू टेक्निक्स न्यू उसको अडेप्ट करना चाहिए, मॉडर्नाइजेशंस को अडेप्ट कर करके हमें एग्रीकल्चर की फील्ड में एटलीस्ट हमारे प्रॉफिट को गेन करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को। इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी और अपडेट टेक्नोलॉजी को अडेप्टेशन होना चाहिए। प्रोविज़न ऑफ इनपुट एट रीजनेबल कॉस्ट और ऑलमोस्ट एग्रीकल्चर की फील्ड में फार्मर को बहुत ही लोअर और कंसेशनल रेट पर जो है वो हमें इनपुट्स जो है वो मिलने लग स्टार्ट हो जाएंगे। ये होगा। रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड इन एग्रीकल्चर इन लॉन्ग टर्म, ऑलमोस्ट लिबरलाइजेशन को फॉलो करेंगे। लिबरलाइजेशंस के जो इम्पैक्ट है वो लॉन्ग टर्म में शो होंगे। इंडियन एग्रीकल्चर एन्जॉय द एडवांटेज ऑफ चीप लेबर। ऑलमोस्ट इंडियन एग्रीकल्चर में जो है हम चीप लेबर को एंजॉय करते हुए हमारी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकेंगे। एक कंपैरिजन विथ वर्ल्ड वाइड प्राइजेस, ऑलमोस्ट अगर हम वर्ल्ड वाइज प्राइजेस का कंपैरिजन इंडियन प्रोडक्ट से करें, एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ रिवेल्स दैट डोमेस्टिक प्राइस इन इंडिया आर कंसिडरेबल लेस इनसाइड द कंट्री। जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो लेस विद द एक्सेप्शंस ऑफ ए फ्यू कमोडिटीज़। कुछ कमोडिटीज़ को लेकर के अगर उन फ्यू कमोडिटीज़ को एक्सेप्शंस है, बाकी इनसाइड द कंट्री एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के जो प्राइस है इट इज़ वेरी लोअर। इम्पोर्ट ऑन इंडिया वुड नॉट बी अट्रैक्टिव इन केस ऑफ राइस, टी, सनफ्लावर एंड ऑयल, कॉटन। और हमारा जो इम्पोर्ट टू इंडिया हमारा जो इम्पोर्ट है इट वुड नॉट बी अट्रैक्टिव, हमारा इतना
जो इम्पोर्ट है इन कंट्री से वो इतना अट्रैक्टिव नहीं है। अगर हम राइस, टी, सनफ्लावर, ईडेबल ऑयल्स और कॉटन शीट्स को लें तो हम इन्हें इतना अट्रैक्टिव वे में इम्पोर्टर्स को अट्रैक्ट करने में इतने एलिजिबल नहीं हो पाए। On the whole, large-scale import of agriculture commodities as a result of trade liberalization is ruled out. अगर आप टोटली देखें तो लार्ज स्केल का जो इम्पोर्ट है एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ का वो लिबरलाइजेशंस की वजह से रूल्ड आउट हो गया है। इवन द एक्सपोर्ट ऑफ दोज फूड ग्रेन्स विच आर चीपर इन द डोमेस्टिक मार्केट, ऑलमोस्ट हम उनका एक्सपोर्ट कर रहे हैं उन फूड ग्रेन्स का जो कि इनसाइड द कंट्री बहुत ही चीपर प्राइस पर अवेलेबल है, बट दे आर सेंसिटिव फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कंजम्पशन ऑफ द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस आर नॉट लाइकली रेस्ट unacceptable level because high inland transportation cost almost inside the country। high inland transportation cost होने की वजह से inadequate export infrastructure facility होने की वजह से जो है हमारा जो consumptions है एटलीस्ट वो इंक्रीज़ नहीं हो पाता है और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के थ्रू जो है वो ट्रेड में इतना कंट्रीब्यूशंस नहीं दिया जाता। Improved export prospectus leads to increasing price of domestic agro commodities। अब अगर हम इम्प्रूव करते हैं एक्सपोर्ट प्रॉस्पेक्टस को तो प्राइस में थोड़ा सा डोमेस्टिक जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ है उनके प्राइस कुछ इंक्रीज़ होंगे। फार्मर वुड गेट बेनिफिट, तो उनसे फार्मर को कुछ बेनिफिट होगा विच टर्न वुड बी इंक्रीज, और वो फिर अगर उसका प्रॉफिट अर्न हुआ, उसको प्रॉफिट हाई मिला तो वो इंक्रीज़ होगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, मॉडर्न टेक्निक को अडप्ट करेगा और एग्रीकल्चर सेक्टर में थोड़ी सी प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज़ होगी। विद डिक्रीज इन द प्रोडक्शन सब्सिडीज़ एज वेल एज एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ the international price of agriculture commodities will rise with help to making export। ऑलमोस्ट अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ के थ्रू ये सब्सिडीज़ जो है वो फिनिश्ड कर दी जाती है, डेवलप्ड कंट्री अपने एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए सब्सिडी प्रोवाइड नहीं करे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए सब्सिडी प्रोवाइड नहीं करे, तो फॉरेन कंट्री के प्रोडक्ट का जो प्राइस होगा इट इज़ टू मच हाई इन कंपैरिजन दैन इंडियन प्रोडक्ट, तो उससे भी इंडियन इकोनॉमी को बेनिफिट होगा और इंडियन प्रोडक्ट लोअर कॉस्ट का होने की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड इट में भी पॉसिबल हाई हो जाए और हमारे मेकिंग आवर एक्सपोर्ट मोर कम्पिटिटिव इन द वर्ल्ड मार्केट, और हमारा जो प्रोडक्ट है वो कंपटीशन फेस करता हुआ आगे निकल जाएगा। लाइकली इशू ऑफ नेगोशिएबल्स, कुछ इश्यूज जो है उनका नेगोशिएशंस है। इंडिया आर्ग्यूड फॉर एडिशनल फ्लेक्सिबिलिटी बाय द अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट टू द प्रोविजन ऑफ AO एंड अंडर टू अनेबल प्रेशर्स ऑफ आवर लेगिमेट नॉन ट्रेड कंसर्ट्स। ऑलमोस्ट जो इंडियन इकोनॉमी में है उसको कुछ फ्री दिया गया है, कुछ प्रोविजंस है, एडिशनल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की गई है अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट करने के लिए AO के अकॉर्डिंग। इंडिया बिलीव दैट द फोकस डिस्कशन ऑन द सब्जेक्ट विल कंट्रीब्यूट इंक्रीज अवेयरनेस। उससे जो है इतना अगर फोकस डिस्कशंस इस मैटर पे होता है तो उससे अवेयरनेस इंक्रीज होगी। नॉन ट्रेड कंसर्न सच एज फूड सिक्योरिटीज़, रूरल डेवलपमेंट, इस स्टाइल की जो कॉन्सेप्ट है एटलीस्ट उनका भी डेवलपमेंट होगा।